चलो सामने ध्यान दो, इधर बातें मत करो। चलो इससे पहले देख लो, मौर्य काल तक मगध के अंतर्गत सातवाहन वंश तक पढ़ चुके हैं ना। चलो मौर्य काल जब हम पढ़े थे, तो मौर्य काल के समाप्ति के बाद जो भी समय आया उसको हम बोलते हैं मौर्योत्तर काल। क्या बोलते हैं? लेकिन मौर्योत्तर काल जो होता है, मौर्योत्तर काल में क्या पढ़ना है उसको समझने से पहले ये देख लो कि मगध में कितने वंशों का राज रहा, बता दो। मगध में कितने वंशों का शासन रहा? 7 वंशों का। और जो 7 वंश कौन कौन से थे, अगर इसका ट्रिक क्या था बता दो। हसीना, हसीना, मसूकसा, क्या था बता दो। मसूक सा। ये इस लाइन की मदद से पूरा हम याद कर सकते हैं कि मगध में कौन कौन से वंशों का राज था। तो ध्यान देंगे, सबसे पहले कौन सा वंश आया? हर्यक वंश। दूसरा में शिशुनाग वंश। तीसरा में नंद वंश। चौथा में पांचवा सुंग वंश। छठवा और सातवां। तो ये हमारा मेन बेस था मौर्य वंश का। कौन से वंश का? मौर्य वंश के बाद के पूरे समय को हम क्या बोलते हैं? मौर्योत्तर काल। तो मौर्योत्तर काल के अंतर्गत इन सभी वंश को भी हम बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है कि मौर्य काल के बाद का समय था, तो मौर्योत्तर काल में इनको भी हम इंक्लूड कर सकते हैं। कौन कौन से वंश को? शुंग वंश, कर्ण वंश, सातवाहन। और शुंग वंश के समय ही हुआ था विदेशी आक्रमण। क्या हुआ था? तो विदेशी आक्रमण को हम किस में रखते हैं? तो मौर्योत्तर काल में। कौन से काल में? कि मौर्य काल के बाद के समय को क्या बोलते हैं? मौर्योत्तर काल, जिसमें 3 वंशों ने शासन किया, जिसको हम देख चुके हैं, लेकिन उसको हम मगध के अंदर पढ़ लिए पूरा। और शुंग वंश के समय से स्टार्ट हुआ कौन सा आक्रमण? विदेशी आक्रमण। किस वंश के समय हुआ था? शुंग वंश के समय हुआ था। तो वह विदेशी आक्रमण क्या क्या था उसको समझना है। समझ आ पा रहा है? हाँ है ना। चलो तो ध्यान देंगे सब लोग इधर। तो मौर्योत्तर काल के अंतर्गत हम देखते हैं मौर्योत्तर काल क्या होता है। अगर क्वेश्चन है तो सिंपल पहले क्या बताओगे? मौर्य वंश के बाद का समय। मौर्य वंश के बाद के समय को क्या बोलते हैं? मौर्योत्तर काल बोलते हैं। मौर्य मौर्य काल के पतन के बाद मगध जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ गया। छोटे छोटे क्या बता दो? टुकड़ों में बढ़ गया था। और कोई योग्य शासक आ पाया क्या? तो नहीं आ पाया। कोई भी योग्य शासक नहीं आ पाया, जिसके कारण विदेशी आक्रमणकारियों को भारत में आने का अवसर मिल गया। भारत में आने का क्या मिल गया? अवसर। जब तक अशोक वगैरह लोग थे या मौर्य वंश वाले थे, तब तक भारत में एक बहुत बड़ा क्षेत्र में शासन चल रहा था। लेकिन जैसे ही मौर्य वंश का पतन हुआ, भारत जो क्या हुआ था बता दो? छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ गया। और छोटा छोटा टुकड़ों में बढ़ गया तो इसका फायदा ये है, जैसे मान लो विदेश से कोई आक्रमण करने वाला आएगा, तो छोटा क्षेत्र को जीतेगा, वहां राज करते रहेगा। फिर आगे बढ़ेगा, फिर छोटा क्षेत्र जीतेगा, फिर राज करते रहेगा। लेकिन अगर मान लो पूरा बड़ा क्षेत्र किसी एक ही जन का है, तो पूरा मुकाबला एक ही बार में करना पड़ेगा। समझ आ पा रहे हैं? तो विदेश वाले को फायदा कब हुआ? जब देश जो है छोटे छोटे भागों में बट गया। और छोटे छोटे भागों में कब बटा? तो मौर्य वंश के बाद। किस वंश के बाद? तो छोटे छोटे टुकड़ों में बंटने के कारण ही भारत में क्या चालू हो गया? विदेशी आक्रमण। क्या चालू हुआ? विदेशी आक्रमण हुआ था। किससे समझ पा रहे हो कि विदेशी आक्रमण होना चालू क्यों हुआ? तो एकदम सिंपल रीजन बताओगे कि भारत का छोटे छोटे भागों में टूटना। समझ आ पा रहा है? और भारत में मौर्योत्तर काल के समय 4 विदेशी आक्रमण हुए थे। कितने बता दो? 4। उसका क्रम भी पूछा जाता है, ये भी क्रम से मैं लिख दिया हूं। इसको शॉर्ट में याद कैसे करेंगे? ISPK। कैसे याद करेंगे? तो भारत में होने वाले विदेशी आक्रमण का क्रम यदि पूछा जाए कौन से काल में? मौर्योत्तर काल में। तो क्रम क्या बताओगे? ISPK। फिर से बोलो, ISPK। आई से इंडो ग्रीक। आई से इंडो ग्रीक, जिसको हिंदी में क्या बोलेंगे? हिंद यवन। दरअसल ये थे यवन वाले और आए थे हिंदुस्तान, तो दोनों को मिला के बोलते हैं हिंद यवन। क्या बोलते हैं? हिंद यवन। दूसरा क्या बता दो? शक। शक कोई क्या बोलते हैं? सीथियन। क्या बोलते हैं? सीथियन। तीसरा है पहलव। क्या है बता दो? पहलव को ही क्या बोलते हैं? पार्थियन। क्या बोलते हैं? पार्थियन। और चौथा है कुषाण। क्या है बता दो? कुषाण। तो भारत में कितने विदेशी आक्रमण हुए थे? 4। कौन से काल में? मौर्योत्तर काल में। क्रम बताए पूछेगा तो क्या बताओगे?
आईएसपीके का मतलब बताओ। इंडो ग्रीक, शक, पहलव, कुषाण। फिर से बोलो, इंडो ग्रीक, शक, पहलव, कुषाण। तो ये है मौर्योत्तर काल में आने वाले। तो मेन हमें देखो ध्यान से, इंडो ग्रीक समझेंगे, एक एक करके सबको समझना है कि क्या क्या खास बातें हैं। क्लियर है सबका? तो सबसे पहले हम जानकारी किसका देखेंगे? इंडो ग्रीक के बारे में। पी लो पानी, पी लो पहले, फिर पढ़ाऊंगा। किसका बोतल है? हाँ, लिखा है क्या उसमें? ठीक, चलो यहां तक क्लियर है सबका। चलो इंडो ग्रीक वाले एक बारे में समझते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन आ गया यहाँ से। चलो इंडो ग्रीक जो है, इसी का हम क्या बोलते हैं? हिंद यूनानी। इनका जो मेन जो निवास था, कहाँ इन लोग रहते थे, तो इनका जो क्षेत्र था आपका मेन, हिंदू कुश पर्वत के समीप। ये लोग थे बैक्ट्रिया के। कहाँ के थे आपके? बैक्ट्रिया क्षेत्र में इनको क्या था? निवास। यहाँ देख लो, ये हमारा इस ये जो पूरा एरिया देखते हैं, ये अपना हिंदू कुश पर्वत का इलाका है। और यहाँ पर एक क्षेत्र क्या दिख रहा है? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया नहीं, बैक्ट्रिया, फिर बैक्टीरिया, ठीक है। बैक्टीरिया क्या बोल रहा हूं मैं? तो बैक्टीरिया क्षेत्र में इन लोगों का क्या था बता दो? निवास। और फिर भारत पर इन्होंने आना, भारत पे क्या चालू करेंगे? आक्रमण करना चालू करेंगे। समझ आ पा रहा है? तो हिंद यूनानी मेन इनका निवास क्षेत्र क्या था? हिंदू कुश पर्वत के समीप। कहां से थे? बैक्ट्रिया। और ये भारत में दो चरणों में आए थे। कितने चरणों में? दो अलग अलग चरण में आए थे। पहले चरण में आए और कौन सा वंश स्थापित करेंगे उसको पढ़ेंगे। जब वंश खत्म हो जाएगा तब हम लोग उसी में दूसरा चरण में आएंगे। तो यहां से मेन क्वेश्चन क्या बनेगा? हिंद यूनानी कहां के थे बता दो? तो बैक्ट्रिया के थे। कहां के थे? बैक्ट्रिया जो क्षेत्र था वो किस पर्वत के समीप था? हिंदू कुश पर्वत। कौन सा पर्वत? हिंदू कुश पर्वत के समीप आपका था। क्लियर है सबका यहां तक? हाँ है ना? चलो अब इसके बाद देखते हैं हिंद यूनानियों का प्रथम चरण। कौन सा चरण? चलो प्रथम चरण में देख लो क्या क्या आपको समझना है। हिंद यूनानियों के प्रथम चरण के अंतर्गत आपको देखना है, एक शासक थे जिसका नाम था डेमोट्रियस। क्या नाम था? तो ये जो डेमोट्रियस था ये भारत पर आक्रमण करेगा इस प्रकार से। और भारत के जिस क्षेत्र पर ऐसे आक्रमण हुआ है इसको बोलते हैं पश्चिमोत्तर भारत। कौन सा भारत? तो बैक्ट्रियस से पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया। कौन बता दो? डेमोट्रियस। कौन किया? थोड़ा अच्छे से बोलो, आलसी टाइप से मत बोले करो। डेमोट्रियस ये क्या है? ठीक से बोलो। हाँ, जो खा रहे उसको बाहर पे वो करके आओ, ठीक है? क्या खा रहे हो? हाँ, बाबा इलायची। कुछ और तो नहीं है ना? हाँ, लास्ट में दिखाना, लास्ट में, ठीक है। चलो देखो इधर। तो प्रथम चरण के दौरान कौन आया बता दो? डेमोट्रियस। इसने भारत पर आक्रमण कब किया? 183 ईसा पूर्व पर आक्रमण किया। किस क्षेत्र में आक्रमण किया था? पश्चिमोत्तर भारत में। और दो क्षेत्रों को जीता था उसने, एक था पंजाब क्षेत्र में और एक था आपका सिंध। क्या था बता दो? सिंध। तो डेमोट्रियस ने पश्चिमोत्तर भारत के किन दो क्षेत्रों को जीता था इधर का बता दो? पंजाब और सिंध। पंजाब एंड सिंध में क्या बोल रहे, समझ में नहीं आ रहा है। पंजाब और सिंध बोला मैं, क्या क्या बोला? कहां से जल्दी, इतना जल्दी सोच लेते हैं आप, ठीक है नहीं? हाँ हाँ, गुरुद्वारा के बाजू में है, पता चल गया, ठीक है। तो पंजाब एवं सिंध क्षेत्र को कौन जीता था? डेमोट्रियस। और इसने अपनी राजधानी बनाया था शाकल को। किसको बनाया था? शाकल को अभी क्या बोलते हैं? सियालकोट। क्या बोलते हैं? और ये जो सियालकोट है अभी किस क्षेत्र में पड़ता है? तो ये पाकिस्तान अफगानिस्तान वाले एरिया में आता है, देख लेना एक बार। पाकिस्तान वाले एरिया में है। कौन सा कोट? सियालकोट। इसी को ये भी उस समय क्या बोलते थे? साकल। और इसने देखो पंजाब और सिंध प्रांत को जीत लिया और जीतने के बाद अपनी राजधानी किसको बना लिया? साकल। और एक नया वंश भारत में चालू किया, डेमोट्रियस वंश। कौन सा वंश? तो डेमोट्रियस वंश कहां चलता था? पंजाब में और सिंध में। कब कब बात है ये? 183 ईसा पूर्व, मतलब ईसा मसीह के जन्म के
183 वर्ष पहले का ये बातचीत है। समझ आ पा रहा है, हाँ कि नहीं? और ध्यान देंगे, ये जो डेमोट्रियस था ये पुष्यमित्र शुंग पर आक्रमण किया था। किस पे आक्रमण किया था? पुष्यमित्र शुंग पर क्या किया? आक्रमण। किंतु यह क्या हो गया? पराजित। ये क्या हो जाता है? हार जाता है। समझ आ रहा है? तो डेमोट्रियस किस पे आक्रमण किया था? क्योंकि पहले अभी बताया था कि जो भी विदेशी आक्रमण स्टार्ट हुए हैं वो शुंग वंश के समय चालू हुआ। किसके समय चालू है? शुंग वंश के समय। मौर्य वंश खत्म हुआ, बहुत बड़ा साम्राज्य अब नष्ट हो चुका है, छोटे छोटे भाग में बढ़ गए। तो मगध में राज कौन कर रहा है? शुंग वंश। और शुंग वंश के समय क्या चालू? विदेशी आक्रमण। तो अगर क्वेश्चन है कि मौर्योत्तर काल में जो विदेशी आक्रमण हुए थे वह किस वंश के शासन में हुए थे? शुंग वंश के समय। और शुंग वंश का राजा कौन था उस समय? पुष्यमित्र शुंग। किसको हराया था? डेमोट्रियस को। किसको हराया? डेमोट्रियस को हराया था, है ना? चलो आगे देखते हैं। अब डेमोट्रियस हराने के बाद वो चले गया पंजाब सिंध प्रांत में, चले जाते हैं अपने एरिया में। एकदम बताया था ना, एकदम भगा भगा के मारे थे वाला। तो यही है वो, तो समझ में आ रहा है ना? पुष्यमित्र शुंग का बेटा कौन था? अग्निमित्र। उसी को भेजा था। अग्निमित्र किसको भेजा था? सॉरी, पुष्यमित्र शुंग किसको भेजा था? अग्निमित्र को। किसको हराने के लिए? डेमोट्रियस। और भारी मार खाया था कौन? डेमोट्रियस। और कहां चले गया? पंजाब और सिंध प्रांत में रहते थे। समझ में आ रहा है? तो उस क्षेत्र में चले गए। फिर बोला उधर जाना मना है करके, ठीक नहीं, जाना मना है करके कौन बोला? डेमोट्रियस। फिर भी इसी डेमोट्रियस वंश का एक शासक बना जिसका नाम था मिनांडर। कौन था बता दो? मिनांडर भी किस पे आक्रमण किया? पुष्यमित्र शुंग। डेमोट्रियस जब बोला था कि मैं जाकर हार के आ गया हूं तो मत जाओ ऐसा करके, लेकिन ये माना क्या? मिनांडर फिर किस पे आक्रमण किया? पुष्यमित्र शुंग। ये फिर अपने बेटे को भेजा, नाम क्या था? अग्निमित्र। फिर हार कौन जाएगा? मिनांडर हार जाता है। लेकिन मिनांडर के संबंध में कुछ अन्य जानकारी पूछता है, जैसे कि मिनांडर जो है बौद्ध धर्म का दीक्षा लिया था। किससे? नागसेन नामक बौद्ध भिक्षुक से। किससे लिया था? नागसेन नामक जो बौद्ध भिक्षु थे उनसे ये कौन सा धर्म का दीक्षा लिया? बौद्ध धर्म का। और ये पहला विदेशी शासक है जो बौद्ध धर्म का दीक्षा लिया था भारत में। समझ में आ रहा है? तो बौद्ध धर्म को दीक्षा लेने वाला पहला विदेशी शासक क्या नाम था? मिनांडर। मिनांडर किस पे आक्रमण किया था? पुष्यमित्र शुंग। लेकिन कौन हार गया? मिनांडर। लेकिन बाद में देखा कि कौन सा धर्म ग्रहण किया? बौद्ध धर्म। रहने वाले कहाँ के थे इन लोग? हाँ, बैक्ट्रिया बोल सकते हैं। उसके बाद भारत में कहाँ बसे? पंजाब और सिंध प्रांत को क्षेत्र जीते थे तो वहीं जाके वापिस रहेंगे। आ रहा बात समझ में? तो पहला विदेशी शासक जिसने क्या ग्रहण किया था? बौद्ध धर्म ग्रहण किया। और एक पुस्तक लिखा था, नागसेन लिखा था। कौन लिखा था? नागसेन। उस बुक का नाम है मिलिंद पन्हो। कौन सा पुस्तक है? मिलिंद पन्हो जो पुस्तक है, इसमें क्या लिखा गया है? तो नागसेन और मिनांडर के वार्तालाप की चर्चा है कि नागसेन और मिनांडर के बीच जो भी बातें हुई उस समय, उनको किस पुस्तक में लिखा गया है? मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो के लेखक नागसेन। कौन थे बता दो? नागसेन। क्लियर रहेगा सबका? बहुत बार क्वेश्चन आता है मिलिंद पन्हो में क्या चीज को बताया गया है, तो क्या बताओगे? नागसेन और मिनांडर के वार्तालाप। लेखक कौन है इसका? नागसेन। और ये मिनांडर कौन था? तो हिंद यूनानी। क्या था आपका? हिंद यूनानी। क्लियर है? चलो इसी नहीं आगे देखें, सर्वप्रथम सोने का सिक्का कौन जारी किया था? मिनांडर ने। या हिंद यूनानियों ने भारत में सबसे पहले क्या लाया था? सोने का सिक्का। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आ गया है कि भारत में सोने का सिक्का सर्वप्रथम किसने जारी किया था? जैसे लिखे रहेगा यवन, शक, कुषाण, पहला, ऐसा करके लिखे रहेगा। तो किसमें टिक लगाना है? यवन। यवन को ही क्या बोलेंगे? हिंद यूनानी। क्या बोलेंगे? हिंद यूनानी। ठीक है। और इसका मिनांडर का जो सर्वाधिक जो सिक्का मिला वो मिला भड़ौच के समीप। किसके समीप? भड़ौच जो है वर्तमान में गुजरात राज्य में आता है, जहां पास किस नदी का विसर्जन होता है? नर्मदा नदी का विसर्जन जहां पास होता है, यहाँ उसी के तट पे यहाँ पास एक शहर है जिसको बोलते हैं भड़ौच। क्या बोलते हैं? तो भड़ौच में मुहाना है कौन सा नदी का? नर्मदा नदी का। कौन सा नदी का? और यहीं से देखो पूरा व्यापार चलता था विदेशों से। ये एक प्रकार का बंदरगाह भी था भड़ौच करके उस समय, तो विदेशों से व्यापार वगैरह चलता था।
अब आना जाना चल रहा है तो बहुत सारा सिक्का मिला यहां से। तो सबसे ज्यादा सिक्का कहां से प्राप्त किया गया है? भड़ौच से। किसका? मीनांडर का। किसका मिला है? मीनांडर। यहां तक समझ आ पाया? हाँ कि नहीं? तो फिर से बता दो, डेमोट्रियस के बाद कौन आया? मीनांडर। किस पे आक्रमण करने के लिए? पुष्यमित्र शुंग ने कौन सा धर्म का दीक्षा लिया? कौन दिलाया? नागसेन ने कौन सा पुस्तक लिखा? मिलिंद पन्हों में किसकी चर्चा है? नागसेन और मीनांडर के वार्तालाप। और सबसे पहले सोनक सिक्का कौन लाया? मीनांडर। नाम नहीं देगा तो हिंद यूनानी। क्या लिखा रहेगा? सबसे अधिक इनका सिक्का कहां में से मिला है? भड़ौच, क्योंकि उस समय विदेशी व्यापार चलता था। हाँ कि नहीं? इसलिए जहां जहां बंदरगाह है उधर से सिक्का ज्यादा मिला है। तो भड़ौच किस नदी का मुहाना है बताओ? नर्मदा। कौन से राज्य में है? गुजरात में है। कौन से राज्य में है? गुजरात। क्लियर यहां तक सबका? तो ये हो गया हमारा प्रथम चरण में। दो लोग आए, हिंदी यूनानी दोनों हार के गए हैं। किससे हारे हैं? पुष्यमित्र शुंग से हार के गए हैं। समझ आ रहा है? अब हिंदी यूनानियों में क्या हुआ, बातें ना करें बीच में। यहां बस हम देखेंगे तो धीरे धीरे यहां जो डेमोट्रियस वंश वाले थे वो धीरे धीरे यहां होने लगे कमजोर। धीरे धीरे इनका स्थिति क्या होने लगा? कमजोर होने लगे। और यही बैक्टीरिया क्षेत्र से फिर कुछ नए लोग एंट्री करेंगे। तो पहले तो डेमोट्रियस वंश को खत्म करेंगे, डेमोट्रियस वंश को, और आए वहीं से उन लोग। समझ आ पा रहे हैं? और डेमोट्रियस वंश हटने के बाद इन्हीं क्षेत्र में अब दूसरा हिंदी यूनानियों का राज चालू हो जाता है, लेकिन वो दूसरे लोग रहेंगे। समझ आ पा रहे हैं? तो हिंदी यूनानियों में पहले तो डेमोट्रियस वंश आया। कौन सा वंश? और उसके बाद हमको जो देखने मिलेगा, डेमोट्रियस वंश के बाद देखो हिंदू कुश पर्वत के समीप से ही आपका देखो यहां पास आगे हम देखेंगे जो द्वितीय चरण के अंतर्गत डेमोट्रियस वंश का जो अंतिम शासक था, कौन सा वंश का बता दो? डेमोट्रियस वंश का क्या बता दो? अंतिम शासक का नाम बता दो क्या था? तो क्या था ना? हर्मियस। क्या नाम था? हर्मियस। ठीक है। और जैसे डेमोट्रियस वंश का अंत हुआ तो उसके बाद एक शासक आया उस क्षेत्र में जिसका नाम था यूक्रेटाइटिस। क्या नाम था? यूक्रेटाइडिस। नाम बताओ क्या लिखा है? यूक्रेटाइडिस। इससे पहले कौन आया था? डेमोट्रियस। क्या नाम था? तो डेमोट्रियस आया, डेमोट्रियस वंश की स्थापना किया। जैसे डेमोट्रियस वंश का अंत हुआ, अंतिम राजा कौन था? हर्मियस। क्या नाम था? तो हर्मियस वहां का अंतिम राजा था। अब आगे हम देखते हैं, यूक्रेटाइटिस जब आता है और डेमोट्रियस वंश का जो शासन था वो खत्म हो जाएगा, और वहां इसने यूक्रेटाइटिस उस क्षेत्र को जीतता है और अपनी राजधानी क्या इसको बनाता है? तक्षशिला को। डेमोट्रियस किसको बनाया था? साकल को। किसको बनाया था? और यूक्रेटाइटिस किसको बनाया था? तक्षशिला को। और यूक्रेटाइटिस वंश का क्या किया? स्थापना। दरअसल तक्षशिला क्षेत्र को जीता था उसने। किस क्षेत्र को जीता था? तक्षशिला क्षेत्र को जीता, उसी क्षेत्र के अंतर्गत। और कौन सा वंश की स्थापना किया? यूक्रेटाइटिस वंश। कौन सा वंश बता दो? यूक्रेटाइटिस वंश का क्या किया? स्थापना। समझ आ पा रहा है? तो ज्यादा इसके बारे में तो कुछ क्वेश्चन है नहीं, बस आपको ध्यान रखना है कि यूक्रेटाइटिस ने किस क्षेत्र को विजय किया था? तक्षशिला। और ये भी हिंद यूनानी ही थे। और कौन सा वंश चालू किया बता दो? यूक्रेटाइटिस वंश। इससे पहले वहां क्या चलता था? डेमोट्रियस वंश। अब ये वंश का शासक जो हो रहा था लगातार आ ही रहे थे, तो इस वंश का एक शासक था जिसका नाम था आंतियाल। क्या नाम था? तो आंतियाल जो है वो किस वंश का शासक था? तो क्या बताओगे? यूक्रेटाइटिस वंश। कौन सा वंश? आंतियाल किस वंश का राजा था? यूक्रेटाइटिस वंश। इसका मुख्य क्षेत्र क्या था इनका? तक्षशिला। अभी कहां पड़ेगा? पाकिस्तान। अभी कहां मिलेगा? पाकिस्तान क्षेत्र में आपको मिलेगा। तो आंतियाल का एक राजदूत था, ये थोड़ा समझदार व्यक्ति था। इसने देखा, ये आसपास लोगों से पूछा आंतियाल कि इससे पहले यहां था कौन सा वंश वाले? डेमोट्रियस। इन्होंने सुंग वंश पर जब आक्रमण किया तो क्या रिजल्ट मिला? तो पता चला कि दोनों दोनों हारे थे बुरी तरीके से। तो ये सब पता कौन किया? आंतियाल। इन लोग तो सोच भी नहीं पा रहे थे कि इधर आक्रमण करे ऐसे करके। ये सोचा जब मैं आक्रमण कर नहीं सकता तो कम से कम एक संबंध स्थापित कर लेता हूं, ताकि युद्ध नहीं करूंगा लेकिन बातचीत चलना चाहिए थोड़ा ऐसा करके। तो आंतियाल ने क्या किया? अपना एक राजदूत भेजा जिसका नाम था हेलियोडोटस। क्या नाम था?
तो हेलियोडोटस किसका राजदूत था? आंतियाल का। इसने युद्ध नहीं किया, ये उनसे जाके दोस्ती यारी किया है। दोस्ती यारी समझ रहे हो ना, दोस्ती का हाथ बढ़ाया। कौन? आंतियाल। किस वंश वालों के साथ? सुंग वंश। लड़ाई करेंगे तो पता है हार जाएंगे बुरी तरीके से, जैसे उन लोग हारे थे। समझ आ रहा है? तो इसने क्या किए, आंतियाल ने अपने एक राजदूत को भेजा सुंग वंश के शासक के दरबार में, और उस समय शासन था भागभद्र का। किसका शासन था? सुंग वंश में कौन राज कर रहा था? भागभद्र। तो भागभद्र के दरबार में कौन जाएगा? हेलियोडोटस। कौन जाता है? हेलियोडोटस जाता है। तो ये क्वेश्चन यहां से आता है कि हेलियोडोटस किसका राजदूत था? आंतियाल। किसके दरबार में आया था? भागभद्र। ये किस वंश का राजा था? सुंग वंश। जब ये भागभद्र के दरबार में जा रहा था तो उस समय देखा कि उधर जो भी लोग रहते थे वो हिंदू धर्म वाले थे पूरे, और भगवान विष्णु को मानते हैं, भागवत धर्म वाले थे। तो इसने भी उस चीज को देखा। तो ये गया आपका विदिशा। कौन से इलिम गया? मतलब ये गया था तो इसके दरबार में पहले, लेकिन ये विदिशा में, विदिशा मध्य प्रदेश में पड़ेगा, तो विदिशा में इसने एक स्तंभ बनवाया जिसका नाम क्या था? गरुड़ स्तंभ। तो गरुड़ स्तंभ का निर्माण कौन किया था? हेलियोडोटस। तो क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। गरुड़ स्तंभ का निर्माण कौन किया था? हेलियोडोटस ने किया था। कहाँ किया था? विदिशा में। और पहले भी समझा चुका हूं, गरुड़ स्तंभ जो है यह किससे संबंधित है? तो भगवान विष्णु से। किससे संबंधित है? भगवान विष्णु से क्या है बता दो? संबंधित। ये याद रखना, या तो भागवत धर्म से क्या है? संबंधित जो स्तंभ है जिसका नाम क्या है? गरुड़ स्तंभ। किसने बनवाया था? हेलियोडोटस। कहाँ है ये? विदिशा एमपी में। और किसी राजदूत का एकमात्र व्यक्तिगत अभिलेख यदि क्वेश्चन आए तो उसमें टिक लगाना है गरुड़ स्तंभ को। किसमें टिक लगाना है? कि किसी राजदूत का एकमात्र व्यक्तिगत अभिलेख निम्नलिखित में से कौन सी है? तो क्या है बता दो? गरुड़ स्तंभ ऐसा है जो राजदूत था और यहाँ के अभिलेख बनवाया था। समझ आ पा रहा है? किसका राजदूत था हेलियोडोटस? आंतियाल का। आंतियाल कौन से वंश का था? यूक्रेटाइटिस वंश। जो किस क्षेत्र में रहते थे? तक्षशिला क्षेत्र को जीत के वही उनका क्या करते थे? निवास। यहां तक समझ में आ रहा है? तो ये है हिंदी यूनानी का दूसरा चरण। समझ आ पा रहा है? पहला चरण में कौन सा वंश वाले आए? डेमोट्रियस वंश। पहले में कौन आए? कितने लोगों का नाम आपको मैंने याद रखना है? 2 लोगों का। 2 लोग आए। किससे हारे? पुष्यमित्र सुंग से। फिर वो लोग हट गए। फिर उसी स्थान पर कौन आए? वहीं से ही यूक्रेटाइटिस, एक नया वंश चालू किया। इसी में से एक शासक कौन निकला? आंतियाल। इसका राजदूत कौन था? हेलियोडोटस। किसके दरबार में गया? भागभद्र। इसी ने ही कौन सा स्तंभ बनाया? जो किससे संबंधित है? भगवान विष्णु या भागवत धर्म से क्या है? संबंधित है। आया समझ में? यहां तक आया ना? और मिलिंद को दीक्षा कौन दिलवाया था? नागसेन। कौन सा पुस्तक लिखा? और मिलिंद पन्हो। किसकी पुस्तक है? नागसेन। नागसेन कौन था? तो बौद्ध भिक्षु। कौन था? चलो, हिंद यूनानियों को लेके कुछ कुछ जानकारी और है जो एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे कि बोलेगा कि ये जो है मुख्य रूप से यवन क्षेत्र से आकर, उन क्षेत्र को अपन यवन बोलते थे, यवन क्षेत्र से आकर कहां बसे थे? भारत में। इसलिए इनको क्या बोलते हैं? हिंद यूनानी। पहले ही इसको बता चुका हूं मैं। यवन क्षेत्र से आके कहां बसे थे? भारत में। और यवन क्षेत्र में भी लोग कहां रहते थे? बैक्टीरिया में। कहां रहते थे? बैक्टीरिया वाले में। फिर आगे देखते हैं, भारत में पहली बार चित्रयुक्त और लेख युक्त सिक्का किसने लाया था? तो आपको किसमें टिक लगाना है? हिंद यूनानी में। किसमें लगाएंगे? हिंद यूनानी। क्या क्वेश्चन बोलेगा जल्दी बताओ? चित्रयुक्त और लेख युक्त। चित्र भी था और कुछ लेख भी लिखा था। ऐसा सिक्का भारत में किसने लाया था? तो हिंद यूनानी लोग लाए। भारत में इन्होंने ही गणित वगैरह स्टार्ट किया था। गणित का जो उद्भव हुआ भारत में वो यवन वाले लोग किए हैं। इसके अलावा खगोल शास्त्र इन्होंने चालू किया। ज्योतिष विद्या भी मानते थे लोग, तो उनको भी भारत में इन्होंने चालू किया। और समय की गणना, किसकी गणना? समय की गणना का भी जो चीज आया वो यूनान से ही आया है अपने यहाँ। समझ आ पा रहा है? तो यूनान से क्या क्या भारत में आया? गणित, इससे पहले क्लास लगा था उसके बाद खगोल विज्ञान, फिर ज्योतिष विद्या और समय की गणना। ये सब भारत में कौन लाए थे? तो यवन वाले। कौन लाए थे? यवन। आया समझ में? आया ना? चलो, भारत में इन्होंने ही नाटक का विकास किया। नाटक जो होता था,
नाटक का विकास भी कौन किया भारत में? तो यवन वाले ही किए हैं। यवन वाले ही लोग एक मूर्ति निर्माण का नया कला को जन्म दिए भारत में, और उसको बोलते हैं गंधार कला शैली। क्या बोलते हैं? तो ये मूर्ति निर्माण का अलग अलग कला शैली होता है, जिसमें एक का नाम क्या मिलेगा? गंधार शैली। कौन सी शैली? तो गंधार शैली का जन्म भारत में हुआ है, किनके द्वारा किया गया था? हिंद यवन के द्वारा। किसके द्वारा? यवन के द्वारा। और गंधार शैली में बनने वाली प्रथम मूर्ति किनका था? महात्मा बुद्ध का। किसका था? महात्मा बुद्ध का। क्योंकि महात्मा बुद्ध को भी लोग मानते थे, भले राजदूत जो था वो तो भागवत धर्म को अपना लिया, लेकिन उन शासक वाले लोग ज्यादातर किसको मानते थे? बुद्ध को। तो जो मूर्ति बनाई इन लोग, तो किनकी मूर्ति तैयार किए थे? महात्मा बुद्ध की मूर्ति। किस शैली में? तो गंधार शैली में बना पहला मूर्ति बता दो महात्मा बुद्ध का। किन्होंने बनाया था? यवन वाले। कौन बनाए थे? यवन। तो ये कुछ नोट पॉइंट है, आने लायक है, फिर से एक बार देख लो। तो हिंदी यूनानी क्यों कहते? समझ गए? यवन से आके भारत में आए तो हिंदी यूनानी हो गए। पहली बार इन्होंने क्या सिक्का जारी किया? चित्र युक्त और लेख युक्त। भारत में इन्होंने क्या क्या चालू किया बताओ? पहला गणित, खगोल विज्ञान, ज्योतिष विद्या, समय की गणना। इसके अलावा नाटक। ये वो नाटक नहीं है जैसे कुछ नहीं लोग नाटक करते हैं वाला, ठीक? वो वाला नाटक है क्या? नहीं, बच्चे लोग करते नहीं, रो देते हैं एकदम, ठीक नहीं? मड़ई जाएंगे तो फुग्गा लेना ही पड़ता है, ठीक नहीं? समझ में आ रहा है क्या? हो बच्चे लोग को ले गया कोई इधर? शशिकांत, हाँ बताओ आप। अच्छा वो, हाँ वो तो बच्चे ही टाइप से है, ठीक नहीं? आप क्या ले आए थे? चना चरपट्टी, ठीक नहीं? पहले बहुत फेमस चलता था, एकदम चूरन डाल के देते थे, ठीक नहीं? खाया हो सब लोग कोई? नेहरू स्कूल में पढ़े भी था? नेहरू स्कूल में कोई? अच्छा चलो ठीक है, उधर पढ़ते समझ आता, बढ़िया स्वाद रहता था। चलो इधर देखो ध्यान से। तो नाटक का विकास कौन किया था बता दो? हिंदी यूनानी। इसके अलावा इन्होंने ही कौन से कला का जन्म है दिया? गंधार कला शैली। पहली मूर्ति का नाम बताओ? महात्मा बुद्ध। पहली मूर्ति। क्लियर सबका? आगे बढ़े? चलो, तो ये हो गया यवन के बारे में पूरा, हिंदी यूनानी के बारे में हो गया। अब इसके बाद देखो कौन आएंगे बता दो? शक शासक। कौन आते हैं? शक वाले लोग आएंगे, ठीक है? तो शक वंश या शिथियन जो है, ये भारत में एंट्री कब करेंगे बता दो? 90 ईसा पूर्व से एंट्री करेंगे। बातें ना करें बीच में, शांत हो जाओ। चलो, तो मौर्योत्तर काल में भारत पर आक्रमण करने वाला दूसरा आक्रमणकारी कौन था विदेशों वाले? तो शक वंश। इसी को क्या बोलते थे? सीथियन। क्या बोलते थे? सीथियन। ये लोग कहां के निवासी थे? तो मध्य एशिया के। कहां के थे बता दो? और मध्य एशिया में सबसे बड़ा जो कबीलाई जो ग्रुप था, जिनका नाम था यूची कबीलाई। क्या चलते थे? ये इतना खतरनाक होते थे कि जिसको पाए उसको मार देना, काट देना, इतना मतलब सब डरे हुए रहते थे। समझ में आ रहे हैं? तो इसलिए यूची वंश वाले लोग, मतलब यूची वंश जो थे, उन्होंने क्या किए? शक वंश वाले को वहां से भगा दिए, मतलब जाओ यहां से भगो ऐसे करके, ठीक है? तो यूची वाले लोग किनको भगा दिए? शक वाले। अब कहाँ जा करके निकल के बेचारे लोग, ठीक है नहीं? मतलब उस समय क्योंकि एकदम खतरनाक रहते थे। जैसे कि अभी बाहुबली में देखे हो कालके वाला, कालके वाले जो सीन देखे हो बाहुबली में, उसी टाइप के लोग है ये, ठीक है नहीं? सिर्फ घूमना जो आया उस क्षेत्र की, जितना मार काट करना, हड्डी पूजा पाठ करना, ठीक नहीं? जो कंकाल होता था उसको पूजा पाठ करते हैं ना, पिक्चर में दिखाया है। तो उसी टाइप के ही लोग थे कौन? आपके यूची कबीलाई वाले, जो कहाँ रहते थे? मध्य एशिया में। कहाँ रहते थे? और उसी मध्य एशिया में कौन रहते थे? शक वंश वाले। तो शक वंश वाले को परेशान कौन किए? पूरे यूची वाले। तो यूची वाले लोग मध्य एशिया से अब वहां से अलविदा करके वहां से निकल गए। समझ में आ रहा है? तो ये आए भारत की तरफ। कहाँ है बता दो? भारत की तरफ आए, और भारत में इन्होंने क्या स्थापित कर लिया? साम्राज्य स्थापित कर लिया। समझ आ पा रहा है? हाँ कि नहीं? और भारत की ये एक तो उत्तर क्षेत्र में अपना साम्राज्य स्थापित करेंगे, और पश्चिमी क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में? पश्चिमी क्षेत्र तक ही उन लोग रह पाए थे। समझ आ रहा है? और शक वंश के जो शासक होते थे उनको क्षत्रप बोलते थे। क्या बोलते थे? क्षत्रप। हर वंश में अलग अलग होते थे। जैसे कि मुगल वंश पढ़ेंगे तो उनमें राजाओं को क्या बोलते थे? सुल्तान। क्या बोलते थे?
सुल्तान वगैरह, समझ आ रहा है। बंगाल में पढ़ोगे तो उनको क्या बोलते थे, नवाब। अवध में भी क्या चलता था, नवाब। आगे चल के देखेंगे। हाँ, कहाँ, लखनऊ, यूपी वाला एरिया, ठीक है ना। हैदराबाद के भी क्या थे, हैदराबाद वाला एक निजाम होता था, निजाम, मेन निजाम चलता था वहां। चलो देख लो, कुल मिला के समझ आ पा रहा है। चलो वैसे ही शक वंश वाले क्या बोलते थे, क्षत्रप, क्या बोलते थे। भारत में शक वंश वाले कौन से दो क्षेत्र में आए थे, उत्तर और पश्चिम। शक वंश वाले लोग कहाँ के थे, मध्य एशिया। मध्य एशिया से कौन भगाया था बुरी तरीके से, यूची कबीलाई। कौन भगाए थे, यूचियंस वाले। तो ये लोग भारत की तरफ आए। अब बहुत सारे लोग एक साथ आए थे, तो अब एक ही जगह जाके बस जाते तो उनको भी खाना पीना में आपस में लड़ाई करना पड़ जाता। भाई एक ही जगह में पूरे लोग आग बस गए तो उन्हीं में झगड़ा हो जाता। तो इन लोग क्या किए, भारत में आने के बाद अलग अलग भागे बढ़ गए कि आधे लोग इधर जाओ, आधे लोग राइट लेफ्ट, फिर पीछे, ऐसे समझ रहे, आधे लोग पीछे माओ, ऐसे करके आ रहा समझ में। तो जितने भी थे इन लोग बढ़ गए थे 5 भागों में। कितने भागों में, शक वंश वाले यहां आने के बाद कितने भाग में बढ़ गए, 5 भागों में ये बढ़ जाते हैं। वो 5 भाग आपको समझना है कि 5 भाग वो कौन कौन सा आपको याद रखना है, समझ आ पा रहा है। तो शक वंश वाले जब आए भारत में तो कितने भाग में डिवाइड हो गए, 5 भागों में ये बढ़ जाते हैं, समझ आ पा रहा है। जिसमें से सबसे पहले आधे लोग रुक गए कहां, बता दो, अफगानिस्तान में। अब आगे नहीं जाता, यही ठीक, यही जगह अच्छा लग रहा है मेरे को। अपने माहौल के हिसाब से रुक जाते हैं। जैसे बाराती जाओगे तो आधे लोग पहले रुक जाते हैं, ठीक है नहीं, मंदिर में, ठीक है नहीं। फिर जो दूल्हा दोस्त लोग रहते हैं उसी के साथ में रहते हैं, ठीक है नहीं, जो लास्ट तक उन्हीं के साथ बैठे रहते हैं। एक जन जो धूकने वाला रहता है, ठीक है नहीं, और जो जिस पर जिम्मेदारी सौंपा गया है उनका पूरा सामान रखना है, तो उन्हीं के साथ रहेंगे। बाकी जो अन्य दोस्त है, अन्य कैटेगरी वाले, वो लास्ट में आते हैं, मैन डीजे के बाद, ठीक नहीं। बाराती गए हो, बाराती वगैरह, शशिकांत गए हो कि आपका जाना है ठीक। चलो देखो इधर, तो सबसे पहले आधे लोग कहां रुक गए बता दो, कंधार अफगानिस्तान तरफ में रुक गए। कुछ लोग आए इधर पाकिस्तान तरफ ही रुक गए। पाकिस्तान में कहां रुक गए, तक्षशिला में, उनको अच्छा लगा तो लोग आधे लोग वहीं बस गए। तो धीरे धीरे लोग, अब आधे लोग बस गए तो फिर बोले कि इन लोग जगह पर ये लोग कब्जा कर लिए, हम लोग अब आगे जाते हैं। तो ऐसे ऐसे करते करते शक वाले कितने जगह पर रुके थे, 5। तो 2 क्षेत्र तो शक वालों का पाकिस्तान अफगानिस्तान में, तो इसको हमको नहीं पढ़ना है भारत में। भारत में जो थे उनके बारे में समझना है। तो भारत में आए और कुछ शक वाले किस क्षेत्र में बस गए, मथुरा क्षेत्र में। यूपी वाले एरिया में पूरा कवर कर लेंगे, यूपी क्षेत्र में पूरा यहाँ क्या हो जाएंगे, बस जाते हैं, समझ आ पा रहा है। और अपना केंद्र किसको बना लिए, मथुरा को। किसको बना लिए, मथुरा। कुछ शक वाले फिर नीचे आए और ये बस गए उज्जैन वाले एरिया में। कौन से एरिया में, तो उज्जैन क्षेत्र में बस गए, मध्य प्रदेश के उज्जैन क्षेत्र में। कौन, शक वंश। फिर अब धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आ रहे हैं, तो अब जो बचे कुचे लोग, हम लोग कहाँ जाएंगे, हम लोग इधर ही मिल जाते हैं भाई, ऐसे करके उन लोग और बढ़ गए इधर, समझ आ रहा है। तो कुछ लोग कहाँ आ गए, नासिक क्षेत्र में। तो ऐसे करते करते शक वंश वाले के जो लोग सब मध्य एशिया से यहाँ पूरा आए थे एकदम भीड़ में, वो धीरे धीरे करके अलग अलग भागों में बस गए थे। और जहां रहना चालू किए वहीं पे शासन करना लोग चालू करेंगे, अलग अलग लोग, समझ आ रहे हैं। तो शकों का भारत में कितना क्षेत्र देखने मिलता है, 5। समझ आ रहा है। सबसे पहले कहां रुकेंगे, कंधार में। कहां बता दो, कंधार के बाद तक्षशिला, तक्षशिला के बाद इधर देख लो मथुरा। क्या बताएंगे, मथुरा के बाद उज्जैन, उज्जैन के बाद नासिक। तो हमारे भारत में कितने हैं, 3। भारत में 3। कौन कौन से शक, मथुरा के शक, उज्जैन का और नासिक का। फिर से बोलो, मथुरा, उज्जैन, नासिक। भारत से बाहर कंधार, तक्षशिला। तो इसको कुछ पढ़ना है क्या हमें, नहीं। भारत में बोलेंगे तो 3 शकों का केंद्र मिलता है, और भारत से बाहर 2। कहां से आए थे इन लोग, जोर से बोलो, मध्य एशिया। कौन भगाए थे, यूची कबीलाई। कौन भगा दिए थे, यूची कबीलाई वाले लोग भगा दिए थे। यहां तक क्लियर सबका। इसमें से कुछ जानकारी ये मिला है, ध्यान देंगे सब लोग, कि अफगानिस्तान वाले का तो पता नहीं चला कौन उधर का स्थापना किया था करके, लेकिन आपका तक्षशिला में जो शक वंश का स्थापना कौन किया था, तो उसका नाम था माउस। क्या नाम था, माउस। ठीक, कौन चूहा वाला नहीं, कंप्यूटर वाला माउस तो नहीं है, ठीक है। तो नाम क्या था बता दो, माउस। मथुरा में स्थापन कौन किया था बता दो, राजुल। कौन किया था,
तो मथुरा के शक वंश का स्थापना कौन करेगा? राजुल। फिर अपन आएंगे उज्जैन वाला। उज्जैन में शक वंश वाले चेष्टक। कौन किए थे? चेष्टक। और नासिक का बता दो, भूमक। नासिक का क्या है? भूमक। तो ये 4 जगहों का संस्थापक भी ध्यान रखना, जिसमें से 3 तो एकदम फेमस है भारत वाले। मथुरा के शक का स्थापना राजुल, मथुरा का राजुल, मथुरा का उज्जैन का चेष्टक, उज्जैन का चेष्टक, नासिक का भूमक, नासिक का, फिर से बोलो, मथुरा का, मथुरा का, उज्जैन का चेष्टक, उज्जैन का, नासिक का भूमक, नासिक का। चलो बिना देखे एक बार बताओ ध्यान से। चलो बताइए ध्यान से, मथुरा का बताओ। मथुरा में राजुल, उज्जैन, उज्जैन, नासिक, नासिक, बताओ गौरव, मथुरा का बताओ। स्वर में आप बोल रहे थे, हाँ राजू मथुरा का राजुल, उज्जैन, हाँ चेष्टक, नासिक, भूमक कि घूमक। अच्छा ठीक है, चलो सब बोल दो। मथुरा का बताओ, उज्जैन का, नासिक का, और तक्षशिला तरफ का माउस तो उतना वो नहीं आएगा आपका। समझ आ पा रहा है? हाँ है ना। चलो अब इन्हीं में से कुछ कुछ हम किस्सा देखते हैं। जैसे कि मथुरा का जो शक शासक कौन था आपका? राजुल। इसने क्या किया था? ये हमारा जो नीचे का जो इलाका दिख रहा है यहाँ पास, यूपी और एमपी का जो क्षेत्र है यहाँ पर, सॉरी ये तो उधर आपका, ये मध्य प्रदेश में यहाँ पास आपका जो इलाका है इसको बोलते हैं मालवा। क्या बोलते हैं? मालवा का पठार ज्यादा मात्रा में कहाँ है? मध्य प्रदेश में। तो इसने, राजुल ने क्या किया था? इसने इस सॉरी राजुल जो था, ये राजुल कहाँ शासन कर रहा था बता दो? मथुरा में। तो इसे मालवा के शासकों ने क्या किया था? पराजित। और ये कब का बात है? 57 ईसा पूर्व का। कब का बात है? अब मतलब मालवा वाले लोग किसको हराने के लिए गए थे? राजुल को। किसको हराने गए थे? राजुल को। और राजुल पराजित भी हो गया। और मालवा के शासक ने जो इसको हराया था उसने अपना एक नया उपाधि धारण कर लिया जिसको बोलते हैं विक्रमादित्य। क्या बोलते हैं? तो उसका नाम ही पड़ गया विक्रमादित्य। समझ आ रहा है? तो विक्रमादित्य दरअसल उपाधि है जो मालवा के शासक ने धारण किया था, उसका नाम यहां लिखा नहीं है। समझ आ पा रहा है? मालवा के शासक जो किसको हराया था बता दो? राजुल को। राजुल कहाँ का शक शासक था? मथुरा का। हराया कौन था? तो सिर्फ आप बताओगे मालवा के शासकों ने। क्या बताओगे? मालवा के शासकों ने। और कौन सी उपाधि धारण किया? विक्रमादित्य। कौन सी उपाधि? और विक्रमादित्य एक इतना फेमस उपाधि हो गया कि भारत में जब आगे वंश चलते गए तो टोटल आगे चल के देखने मिलेगा 14 राजाओं ने। कितने राजाओं ने? 14 अलग अलग राजाओं ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। समझ आ रहा है? जिसमें सबसे फेमस हुआ चंद्रगुप्त द्वितीय। क्या नाम था? उसका नाम ही बदल गया, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य बोलते हैं उसको। तो सबसे फेमस कौन हुआ विक्रमादित्य में? चंद्रगुप्त। आगे हम जो गुप्त वंश पढ़ेंगे उसमें चंद्रगुप्त के बारे में हम समझेंगे। लेकिन सबसे पहले विक्रमादित्य की उपाधि कहां के शासकों ने धारण किया था? तो क्या बताओगे यहां पास का? मालवा शासक। कौन सा शासक? मालवा के शासक लोग धारण किए। और एक कब का बात है? 57 ईसा पूर्व। और आगे चल के विक्रमादित्य की उपाधि कितने शासकों ने भी धारण किया? कुल मिला के 14 शासकों ने उपाधि धारण किया था भविष्य में, आगे में। समझ में आ रहा है? और इसी 57 ईसा पूर्व में खुद इसने, विक्रमादित्य ही नाम बोल देता हूं मैं, मालवा शासक का नाम, इसने क्या चालू किया? एक नया कैलेंडर जारी किया जिसका नाम था विक्रम संवत। क्या जारी किया? विक्रमादित्य के आधार पर नाम क्या जारी किया? विक्रम संवत नामक क्या जारी किया? कैलेंडर। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में आता है कि विक्रम संवत कब जारी हुआ था? 57 ईसा पूर्व में। कौन से ईसा पूर्व में? और ये विक्रम संवत अभी भी नेपाल का ऑफिशियल कैलेंडर है। कहाँ का आपका? नेपाल का ऑफिशियल कैलेंडर अगर पूछे तो क्या बताओगे? विक्रम संवत। हमारे यहाँ क्या चलता है? शक संवत हमारे यहाँ क्या चलता है? और अंग्रेजी में गिगेरियन। अंग्रेजी में गिगेरियन कैलेंडर चलता है, जनवरी फरवरी वाला, हाँ है ना। और ये कौन सा था? विक्रम संवत। देखो
कैलेंडर उसी की ज्यादा यूज करेंगे जो हम बोलचाल में हमारा ज्यादा हो। अब जनवरी फरवरी वाला एकदम आदत हो गया है तो वही अच्छा लगता है। समझ आ रहा है? अब किसी ज्येष्ठ आषाढ़ सावन भादो ऐसे बोलूंगा तो थोड़ा वो लगेगा। समझ आ रहा है? तो ये फेमस तो हुआ कैलेंडर, लेकिन अभी ये कैलेंडर उतना प्रसिद्ध अपने भारत में नहीं है। ये कहाँ में ज्यादा चलता है? नेपाल में। नेपाल का ऑफिशियल कैलेंडर क्या है? विक्रम संवत। तो विक्रम संवत किसने चालू किया था? विक्रमादित्य ने। कहाँ का राजा था? मालवा का। कब लागू किया? 57 ईसा पूर्व को इसने जारी किया था। तो क्वेश्चन अक्सर आता है कि विक्रम संवत कब आया था, जल्दी बताओ। 57 ईसा पूर्व, मतलब ईसा मसीह के जन्म के 57 साल पहले ये कैलेंडर आया था। समझ आ पा रहा है? हाँ कि नहीं? आगे बढ़े। तो एक किस्सा देख लिए राजुल के बारे में, ये हुआ था करके। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग ध्यान से। महाराष्ट्र में भी शक वाले लोग थे। महाराष्ट्र में जो शक शासक थे जिसका नाम क्या था बता दो? नहपान। तो नहपान ने किस पर आक्रमण किया था? तो ये किया था गौतमी पुत्र सतकर्णी पर। किस पर आक्रमण किया? गौतमी पुत्र सतकर्णी पर आक्रमण किया। लेकिन जीता कौन? गौतमी पुत्र सतकर्णी। समझ आ रहा है भाई? ये पहले भी बताया था ना। गौतमी पुत्र सतकर्णी क्या हो गया? जीत गया। और यही नासिक महाराष्ट्र वाले एरिया में ही एक जोगल थंब भी एक जगह है, वहीं से सिक्के मिले हैं। उसमें से एक तरफ गौतमी पुत्र सतकर्णी का है और दूसरे तरफ नाहपान का चित्र है। दूसरी तरफ क्या है? नाहपान। इससे पहले भी बताया था, देखना क्लास में। ये लाइन समझ आ रहा है सबको? हाँ है ना? तो नासिक का शक शासक नाम क्या था? नहपान। नहपान को कौन हराया था? गौतमी पुत्र सतकर्णी। और एक सिक्का इनका मिला है। कहां से मिला है? जोगल थंबी। कहां से मिला है? जोगल थंबी, नासिक महाराष्ट्र वाले एरिया से ही सिक्का मिला। उसके एक तरफ क्या है बता दो? गौतमी पुत्र सतकर्णी का है पूरा चित्र, और दूसरे तरफ नाहपान को हराते हुए उसको दिखाया गया है। समझ आ पा रहा है? तो एक क्वेश्चन यहां से आपको मिल जाएगा शक वाले में से। क्लियर है सबका? चलो फिर से देख लो। मथुरा का शक वाले में याद रहेगा, ये फेमस है। राजुल को कौन हराया था बता दो? विक्रमादित्य बोल सकते हैं, जो कहां का राजा? मालवा का उपाधि था दरअसल। ये कौन सा कैलेंडर जारी किया? फिर अपन देखते हैं नासिक का शक शासक कौन था? नहपान। इसको कौन हराएगा? गौतमी पुत्र सतकर्णी। और कौन सा सिक्का जारी किया था? सॉरी, जो सिक्का जारी किया था वो कहां से मिला? जोगल थंबी से। कहां से मिला? जिसमें हराने का उनको प्रमाण बताया गया है। क्लियर है सबका? फिर अपन आते हैं उज्जैन वाले के बारे में। किसके बारे में? उज्जैन का शक शासक में बहुत लोग आए, जिसमें सबसे फेमस हुआ रुद्रदामन। कौन फेमस होता है? रुद्रदामन। थोड़ा ज्यादा ही क्या हुआ बता दो, फेमस हो पाया। ठीक है। रुद्रदामन के बारे में ध्यान रखेंगे। पहला क्वेश्चन आता है, रुद्रदामन किस वंश का था? शक वंश। कहां का शक वंश? उज्जैन का। वैसे लिखे भी रहता, मथुरा का शक, नासिक का, कि उज्जैन का, या उधर तक्षशिला तरफ का। तो कहां का था ये? उज्जैन का क्या था ये? शक शासक, जिसका नाम क्या था? रुद्रदामन। क्या नाम था बता दो? तो ये जो था शक शासकों में, जहां जहां शक शासक चल रहे थे उसमें सबसे प्रतापी राजा यही था। समझ में आ रहा है? शक शासकों में सबसे प्रतापी राजा बोलेगा तो रुद्रदामन के बारे में बताना है। समझ आ रहा है? और रुद्रदामन जो है, इसके बारे में हम देखें ध्यान से। रुद्रदामन के बारे में यह है कि इसने गिरनार की पहाड़ी में, कौन सी पहाड़ी में? गिरनार की पहाड़ी कहां बता दो? गुजरात वाले एरिया में जूनागढ़ जो अभिलेख है उसका निर्माण करवाया। कौन सा अभिलेख का? लेकिन इस जूनागढ़ अभिलेख में किसके बारे में लिखा इसने? चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। किसके बारे में लिखा? और इसमें यह बताया कि पश्चिमी विस्तार, चंद्रगुप्त मौर्य का पश्चिमी विस्तार गुजरात तक था। ये कहां लिखा है? जूनागढ़ अभिलेख में। और इसी गिरनार की पहाड़ी में ही कौन सा झील है? इसका भी निर्माण कौन करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य। ये भी कहां लिखा है? जूनागढ़ अभिलेख में। बस सुदर्शन झील का इसने करवाया था जीर्णोद्धार। कौन? रुद्रदामन। रुद्रदामन केवल रिकंस्ट्रक्शन कराया था, पुनरुद्धार कराया था। समझ आ पा रहा है? हाँ है ना? जल्दी बता दो। तो क्वेश्चन यहां से बनेगा, सुदर्शन झील बनाया किसने था? चंद्रगुप्त मौर्य। ऐसा लिखा कहां है? जूनागढ़ अभिलेख में। समझ आ रहा है? और ये जूनागढ़ अभिलेख किसका है? रुद्रदामन का। लेकिन लिखा है किसके बारे में? चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में लिखा है। समझ आ पा रहा है? हाँ ना? जल्दी बताओ। चलो, और ये जूनागढ़ अभिलेख कौन सी भाषा में लिखा है? संस्कृत भाषा में लिखा गया प्रथम अभिलेख।
तो वो है जूनागढ़ अभिलेख, ये भी याद रखना। संस्कृत भाषा में लिखा गया पहला अभिलेख का नाम बताओ। जूनागढ़ अभिलेख, जो कहाँ है? गुजरात में कौन सी पहाड़ी? गिरनार की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? चलो रुद्रदामन को हम बात करें। रुद्रदामन किसको हराया था? तो पुलुमावी को पराजित किया था। किसको हराया था? कोई बता दो, पुलुमावी कौन से वंश का? सातवाहन वंश। कौन सा वंश? सातवाहन वंश। जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें बताया था कि पुलुमावी को किसने हराया था? रुद्रदामन ने हराया था। समझ आ पा रहा है? हाँ कि नहीं? जल्दी बताइए। सातवाहन वाले लोग पहले कहाँ रहते थे? कितना जल्दी भूल जाते हैं। ठीक, कहाँ रहते थे? इन पर लगातार कौन आक्रमण कर रहे थे? क्योंकि इधर ही आपका नासिक महाराष्ट्र, सॉरी इधर उज्जैन वाले शक है, तो सब लोग किस पर आक्रमण कर रहे थे? सातवाहन वाले पर। सातवाहन वाले कहाँ चले गए? आंध्र प्रदेश। इसलिए इनको क्या बोलते हैं? आंध्र सातवाहन वंश। क्या बोलते हैं? आंध्र सातवाहन वंश के नाम से जानते हैं। तो कुल मिला के समझ आ पा रहा है कि यहाँ जो सातवाहन थे उनको कौन एकदम परेशान कर दिया था? शक वाले। और शक वाले में सबसे ज्यादा परेशान कौन करेगा? रुद्रदामन। कौन करेगा? रुद्रदामन कहाँ का शक राजा था? उज्जैन का। किसको हरा दिया? पुलुमावी को इसने हराया था। तो इतना क्वेश्चन याद रखना है रुद्रदामन के बारे में। समझ आ पा रहा है? हाँ कि नहीं? तो शक वंश में सबसे प्रतापी राजा बताओ, किसको हराया था? इसने कौन सा अभिलेख बनाया? जूनागढ़ अभिलेख। कौन सी पहाड़ी में? तो जूनागढ़ अभिलेख कभी नहीं देगा तो इसको गिरनार अभिलेख भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्योंकि ये गिरनार की पहाड़ी में है। नाम एग्जैक्ट क्या है? जूनागढ़ अभिलेख, लेकिन कौन सी पहाड़ी में है? तो जूनागढ़ अभिलेख को गिरनार अभिलेख भी कहा जाता है। समझ आ पा रहे हैं? दोनों सेम चीज है। गिरनार अभिलेख बोले, जूनागढ़ अभिलेख बोले। किसने बनवाया था? रुद्रदामन। किसके बारे में लिखा? चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। कौन सा झील का पुनरुद्धार करवाएगा? सुदर्शन झील का। आ रहा बात समझ में? आगे बढ़े। चलो, कौन चलो बोल रहा है? कहाँ जाना है? कोई बुला रहे हैं क्या? किसी को फोन आया? फिर भौजी कौन बोला? ये कहाँ का है? देख लो पूरा, आज तो पता चल जाएगा। ठीक है नहीं? आज तो फोन ही नहीं आया ना। ठीक, मतलब आता है लेकिन अभी नहीं आया। अच्छा ठीक, चलो देखो इधर, शांत हो जाओ। क्या पढ़ा रहा था? नोट पॉइंट। हाँ ठीक। चलो, शक राजाओं के बारे में देख रहे हैं क्या? चलो, शक शासकों में सबसे अंतिम राजा कौन था? रुद्र सिंह तृतीय। कौन था बता दो? रुद्र सिंह तृतीय। और आगे हम देखते हैं मुख्य रूप से शकों का विनाश कौन किया था? तो आप बताओगे चंद्रगुप्त द्वितीय ने। कौन किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या किया था? शकों का विनाश किया। और इनका विनाश करके भी ये कौन सा उपाधि धारण किया? विक्रमादित्य की उपाधि सबसे पहले मालवा के शासक। क्या बताओगे? फिर लगातार बहुत लोग धारण करेंगे। उसमें सबसे फेमस कौन होगा? चंद्रगुप्त द्वितीय। किसको हराया? शकों को। और कौन सा उपाधि धारण किया? विक्रमादित्य। और विक्रमादित्य को उपाधि धारण करने के बाद इसने चांदी का सिक्का भी चलाया। कौन? विक्रमादित्य ने। और उसका नाम क्या था? चांदी के सिक्का का नाम क्या था? रूपक। क्या नाम था बता दो? रूपक। और शकों को हराया था इसने कब का बात है? 78 ईस्वी में। सॉरी सॉरी, थोड़ा गलत हो गया है ना, मैं थोड़ा यहाँ मिस्टेक ये हो गया है। नहीं नहीं नहीं, ठीक है, ये थोड़ा मिस्टेक ये है। ये तो ये लाइन अलग चीज है, ये इनका लाइन अलग है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने किनका विनाश किया था? शकों का। 78 ईस्वी में, मतलब ईसा मसीह के जन्म के कितने साल बाद? 78 साल के बाद कनिष्क के काल में। किसके काल में? एक नया कैलेंडर आया था, समझ आ रहा है, जिसका नाम है शक संवत। क्या नाम है? शक संवत। लाया किसने था बता दो? कनिष्क ने एक नया कैलेंडर लाया। अच्छा, इसका नाम शक संवत इसलिए बोलते हैं कि जो कैलेंडर था उस कैलेंडर को उपयोग ज्यादा किए थे शक शासक लोग। कौन किए थे? शक शासकों के द्वारा उपयोग ज्यादा किया गया था। जो कैलेंडर कौन लाया था? कनिष्क। तो कनिष्क के द्वारा लाए गए कैलेंडर को ज्यादा उपयोग कौन किया? शकों ने। इसलिए उसका नाम पड़ गया शक संवत। तो एग्जाम में कंफ्यूजन ये नहीं होना है कि शक संवत है शक राजाओं ने लाया था, ऐसा नहीं है।
शक संवत किसने लाया था? कनिष्क। अब कनिष्क कौन आगे पता चल जाएगा, कुछ समय वेट कर लेना, समझ में आ रहा है? तो कनिष्क ने कौन सा कैलेंडर लाया था, बस इसको इसलिए यहां यहां इसलिए बता रहा हूं ताकि शक टॉपिक चल रहा है तो आपको समझ में आना चाहिए कि शक राजाओं ने ये कैलेंडर नहीं लाया है, ये कैलेंडर कौन लाया है? कनिष्क। लेकिन ये जो कैलेंडर था इसका उपयोग कौन किया था अधिकतम, इसलिए नाम कनिष्क ने उसी को नाम दे दिया शक संवत करके। कब आया था शक संवत बता दो? 78। विक्रम संवत कब आया था बताओ? 57 ईसा पूर्व में। विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व में। और शक संवत कब आएगा? 78 ईस्वी में। कौन लाएगा? कनिष्क। विक्रम संवत कौन लाया था? विक्रमादित्य। कौन लाया था? कहां का राजा? मालवा का शासक। कहां का शासक? मालवा का शासक। ठीक है, बाकी हम कैलेंडर के बारे में आगे पूरा और चर्चा करेंगे, ठीक है ना, कि कौन कौन से कैलेंडर होते हैं और अभी के कैलेंडर की तुलना उससे हम करेंगे, कैसे कैसे वो अलग है। समझ आ पा रहा है? हाँ है ना? चलो तो आज यहां तक अच्छे से लिख लेना। शक संवत सॉरी शक वंश के बारे में यहां तक है, बाकी आगे हम देखेंगे पूरा कैलेंडर के बारे में। बातें मत करो बीच में। मौर्योत्तर काल में कितने विदेशी आक्रमण हुए थे? 4। सबसे पहला इंडो ग्रीक, दूसरा शक। तो शक के बारे में तो लगभग हो गया है। पहला को उतना कुछ खास जानकारी नहीं है। मेन हम किसके बारे में पढ़ेंगे? कुषाण के बारे में। किसके बारे में? कुषाण के बारे में अच्छे से चर्चा करेंगे कि क्या क्या थे उनमें। समझ आ पा रहा है? चलो ठीक है, आज यहीं तक करें, बाकी इसके आगे कल देखते हैं, ठीक है।